ऑसिलेशन एंड वेव्स। आखिरी यूनिट है और इसका पहला पार्ट हम पहले ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर ध्यान से पढ़ना बच्चों, आखिरी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें कई कंसेप्ट ऑफ वापस मैकेनिक्स का आपको यूज होता हुआ दिखेगा। बेसिक्स फाइनल पेपर में भी इसके ठीक ठाक क्वेश्चंस रहते हैं, 8-10 नंबर का पेपर इससे रहता होता है। कॉम्पिटिशन्स में भी ऑसिलेशन वेव की वेटेज ठीक ठाक है, ठीक ठाक है इसकी वेटेज। आओ चैप्टर शुरू करें बच्चों। सबसे पहले ऑसिलेशन। इसके क्वेश्चंस बच्चों मेरी बात मानना, इसके क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना, इसकी डीबीपी साथ साथ सॉल्व करते जाना। थोड़ी अटेंशन मांगता है ये चैप्टर। इस चैप्टर को आप हीट, केटीजी और थर्मो की तरह बहुत इजी नहीं मान सकते। बहुत थ्योरी नहीं है बट कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं। और शुरू करते हैं एक एक करके हर एक पार्ट। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज पीरियोडिक मोशन। एक एक करके हर एक बात समझते हैं बच्चों। बिल्कुल बात मत करो, लिखना बाद में, पहले एक एक बात समझते चलो फिर लिखते चलो। सबसे पहली चीज क्या है बोलो बच्चों? पीरियोडिक मोशन। सवाल यह आता है कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है? ऐसा कोई भी मोशन जो खुद को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता हो, ऐसा कोई, समझना पहले एक एक बात समझो, फिर मैं आपको नोट्स भेज भी दूंगा, लिखा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, सब करूंगा। पहले चैप्टर समझो, लिखने में सारा ध्यान मत लगाओ। ऐसा कोई भी मोशन जो अपने आप को क्या करता हो बोलो बच्चों? एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता हो, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे अपनी क्लास रोज 3 बजे, तो आप पूरे 250 पे मान लो, जो लोग लेट आते हैं उनको छोड़कर तुम 250 पर अपने घर से निकलते हो और 3 बजे यहां पहुंचते हो। नाउ योर मोशन इज पीरियोडिक। हर 24 आवर के बाद आप अपने घर से निकलते हो, आप यहां पहुंचते हो, आपका मोशन कैसा कहलाएगा बोलो? पीरियोडिक। रोज सुबह सूर्य बाहर दिख जाता है हमें, कैसा कहलाएगा? इधर आ जाओ, कैसा कहलाएगा बोलो? पीरियोडिक। है कि नहीं? कैसा कहलाएगा बोलो? पीरियोडिक। मान लो 2 बजे रोज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी होती, 2 बजे के बाद आप अपने घर से निकलकर, स्कूल से निकल के घर की तरफ जाते हो, आपका मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक। बात समझ रहे हो? मान लो मौलिक रोज शाम को 6:30 बजे किसी के घर का चक्कर लगाने जाता है, तो मौलिक का मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक। विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। वापस बोल दो मेरे पीछे, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। द मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। और जिस टाइम के बाद आप खुद को रिपीट करते हो, दैट टाइम इज नोन एज पीरियोडिसिटी। दैट टाइम इज नोन एज पीरियोडिसिटी। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 2 पीरियोडिक फंक्शंस की हेल्प। आपको फंक्शन पढ़ाया था ना मैंने, बिल्कुल चैप्टर शुरू करते समय, मैकेनिक्स शुरू करते समय, बेसिक्स में आपको पार्ट पढ़ाया था मैंने, फंक्शंस। 4 तरह के फंक्शंस थे, हमने हर तरह का फंक्शन देख लिया इस पूरे साल भर की जर्नी। कौन कौन सा? एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। तो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस फंक्शन की हेल्प लेंगे वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है? आंसर इज नो। ओनली 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो पीरियोडिक है। पहला साइन का फंक्शन और दूसरा कोसाइन का फंक्शन। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी। तो सबसे पहले व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? विच, आप बोलो, रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर, लिखना बाद में,
which itself after a fixed interval of time, and that time interval is called periodicity. Periodicity. एक बात एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम अपने मोशन को, तुम्हारा मोशन अगर पीरियोडिक है, फिजिक्स में किसी मोशन को अगर पीरियोडिक मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने किस फंक्शन की हेल्प ली प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसकी हेल्प ली प्यारे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक मोशन दिखाता है? साइन एंड कोसाइन। प्लस साइन का ग्राफ देखते हैं। नॉन मेडिकल के हर एक बच्चे ने देखा हुआ है, मेडिकल के बच्चे ने भी आगे बगा है, इसको देख ही लिया है। तो दिस इज, ये कोई साइन का फंक्शन है, साइन विथ रिस्पेक्ट टू एनी एंगल थीटा। कितने टाइम के बाद ये खुद को रिपीट करता है प्यारे बच्चों? 2 पाई। देखो ये कर्व यहां के बाद, फिर यहां से यहां, फिर देखो जो मैं रेड से लाइन खींच रहा हूं उसके बाद ये खुद को क्या कर रहा है? बोलो बच्चों, रिपीट। ये एंगल 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी जरूरत पड़ेगी। सूद इतने प्यार से जपेश की तरफ मत देखो, इधर देखो। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी? बोलो बच्चों, 2 पाई। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी? बोलो बच्चों, 2 पाई। इसको लिखने का एक तरीका होता है। अगर मैंने ऐसे fx लिखा है, इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन, सिंपल फंक्शन बोल देता हूं। बोलो यस और नो। और अगर कोई अगर फंक्शन अगर पीरियोडिक होगा तो fx प्लस टी जो है वो मेरे fx के बराबर हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड माय पीरियोडिक फंक्शन, वेयर t इज माय पीरियोडिसिटी। मतलब टाइम, उतने टाइम के बाद वो फंक्शन खुद को क्या कर गया? रिपीट कर गया। जैसे साइन फंक्शन खुद को 2 पाई के बाद क्या कर जाता है? रिपीट। तो साइन की कोई भी वैल्यू ले लो, साइन 30 ले लो, साइन 2 पाई प्लस 30 वही होगा, साइन 4 पाई प्लस 30 वही होगा, साइन 6 पाई प्लस 30 वही होगा, साइन 2n पाई प्लस 30 वही होगा। तो 2 पाई के बाद वैल्यू खुद को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। यही लिखा, fx को t से जोड़ दिया तो वापस क्या मिल गया? fx, and when t is known as my periodicity। ठीक बात, चकाचक है काम। अच्छा, साइन के अलावा एक और फंक्शन है जो पीरियोडिक है एंड विच इज नोन एज माय कोसाइन फंक्शन, जिसको आप कॉस भी कहते हो। ये भी खुद को देखो रिपीट कर रहा है। कहां से रिपीट कर रहा है? देखो, ये एक साइकिल पूरा हुआ और देखो इसने रिपीट कर दिया, फिर ये एक साइकिल पूरा हुआ, फिर इसने रिपीट कर दिया, फिर ये एक साइकिल पूरा हुआ और फिर खुद को क्या करेगा? बोलो, रिपीट करेगा। और इसकी पीरियोडिसिटी भी कितनी है? बोलो, 2 पाई, 4 पाई, 6। चकाचक है काम। तो सबसे पहले हमने सीख लिया व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है ना? पहले समझो बात। पीरियोडिक फंक्शन से पीरियोडिक मोशन भी समझ में आ गया। पीरियोडिक फंक्शन क्या समझ में आ गया? बोलो बच्चों, पीरियोडिक मोशन भी। पीरियोडिक मोशन समझने के बाद जो चीज हमें समझनी है, दैट इज नोन एज माय ऑसिलेशन। दैट इज नोन एज माय ऑसिलेशन। किसी एक फिक्स्ड पाथ पे अगर पार्टिकल बार बार मूव कर रहा हो तो उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अगर मैं इस पेन को पकड़कर ऐसे कर दूं और ये ऐसे झूलेला हो जाए तो इस पेन के मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। पढ़ाते समय इस प्लेटफॉर्म के इस एंड से इस एंड तक और फिर इस एंड से इस एंड तक अगर मैं बार बार मूव कर रहा हूं तो मैं सेम ही पाथ पे बार बार मूव कर रहा हूं, तो फिर से मेरा मोशन कैसा हो गया प्यारे बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा मोशन हो गया, बोलो प्यारे बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन। तो एक बात तो समझ में आ गया ऑसिलेटरी के बारे में कि ये कैसा मोशन होता है? पीरियोडिक। और कैसा होता है? बोलो, टो एंड फ्रो। छोटी क्लास आपने ये शब्द पढ़ा होगा। एंड टो एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? एक ही पाथ पे बार बार मूव करते रहना, उसी पाथ पे मूव करते जाना। दिस इज नोन एज माय ऑसिलेटरी मोशन। दिस इज नोन एज माय ऑसिलेटरी मोशन। एक और बात यहां सीखने वाली होती है कि जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन, दे ऑल आर पीरियोडिक। दे ऑल आर
पीरियोडिक इन, बट जितनी पीरियोडिक मोशंस हैं वो सारी ऑसिलेटरी नहीं। तो पहली बात हम क्या कह सकते हैं, ऑल ऑसिलेटरी मोशन is periodic in nature, but all periodic motion is not oscillatory. Give me some example. कोई एग्जाम्पल दो। अरे सन का मोशन पीरियोडिक है, रोज सुबह दिखता है, बट ऑसिलेटरी नहीं। सन का मोशन ऑसिलेटरी नहीं, यस और नो, है ना, सर्कल पे घूम रहा है। तो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन बट नॉट ऑसिलेट। लेकिन यहां पर एक सिंपल पेंडुलम हैंग करके छोड़ दिया जाए, पेंडुलम को खींच के मैं छोड़ दूं, पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा होगा, दिस इज पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेट। दिस इज पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेट। दोनों एग्जांपल देख लो। पहला एग्जांपल क्या हो गया, मोशन ऑफ सन और अर्थ अराउंड द सन, अर्थ अराउंड द सन। ये कैसा एग्जांपल हुआ बोलो बच्चों, दिस मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेट। दूसरा एग्जांपल सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम, पेंडुलम का एग्जांपल कैसा होगा, पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेट। यहां तक ठीक बात। क्या क्या सीखा हमने, पीरियोडिक मोशन व्हिच रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो फंक्शन का यूज किया, कौन कौन सा, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। पीरियोडिसिटी कितनी है बोलो, 2 पाई। फिर कौन सा फंक्शन है बोलो, ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन, टो एंड फ्रो मोशन। हर ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है बोलो, पीरियोडिक, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता। लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। लय नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऑसिलेटरी मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिलेबस बनाने वाले ने हम पे तरस खा के सबसे सिंपल सीधा ऑसिलेशन हमारे पल्ले डाला, हमारे सिलेबस में डाला, हमारे किस्मत में डाला, और उसका नाम रखा एसएचएम। क्या नाम रखा उसका, एसएचएम, एसएचएम। क्या हम एसएचएम पढ़ते हुए सारे ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ लेते हैं, ना। क्या हम एसएचएम पढ़ते हुए सारे पीरियोडिक मोशन को पढ़ लेते हैं, ना। शुक्र है कि नहीं है। आप हायर क्लासेस में जाओगे देखोगे तो ज्ञान का भंडार है। उन्होंने हम पे तरस खा के एक छोटा सा पार्ट हमारे सिलेबस में डाला, उसका क्या नाम रखा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, जो तरस खा के डाला है ये भी ठीक ठाक है तुमको परेशान और हमें परेशान करने, समझते कि कौन सा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहली बात की ये पीरियोडिक होगा, पहली बात की ये पीरियोडिक होगा, दूसरी बात की ये ऑसिलेटरी भी होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी होगा, क्योंकि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम है, पहले कॉमन शब्दों में बात करते हैं और फिर इसकी टेक्निकल मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें। कॉमन शब्दों में यह बात है कि इसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। एम्पलीट्यूड को पता है, नहीं पता तो मैं भी डिस्कस भी करने वाला। मतलब मान लो मैं यहां से चल रहा हूं, तो मैं यहां तक जा रहा हूं, तो वहां से जहां से मैंने मोशन शुरू किया था वहां से यहां तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैंने ली है, दैट इज नोन एज माय एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेट इक्वेशन नहीं बननी चाहिए। कैसा फंक्शन होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज मैथमेटिकली कैसे पता चले कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो जो उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी, किस पार्टिकल की एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल उस मोशन में है, जो उसकी एक्सेलरेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होने। लीनियर फंक्शन, कैसा फंक्शन, लीनियर फंक्शन। मतलब ए की पावर 1 एक्स की पावर 1। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए कि ऑपोजिट,
ऑपोजिट, क्योंकि पूरी फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है? ऑपोजिट। और किस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट पे। और कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन। नाउ दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन ऐसा भी हो सकता था। मान लो मैंने ऐसे कुछ, एक्स का फंक्शन है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या नहीं है? लीनियर नहीं। क्या ये ऑसिलेटरी हो सकता है? हो सकता है, बट ये हमें पढ़ना, हमें बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन पढ़नी है जहां पर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो विच व्हाट इज एसएचएम? अ टाइप ऑफ oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to negative of its displacement। चकाचक हो गया काम। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो a is equal to होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएच। अभी सब लिखाऊंगा, पहले सुनते चलो बात, दिमाग में चैप्टर बिठा लो। बिल्कुल आज का सारा चैप्टर जाते दिमाग में ऐसे बैठा होना चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन करें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पीरियोडिक मोशन। जितने टाइम के बाद रिपीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? बोलो, पीरियोडिसिटी। दो पीरियोडिक फंक्शन मेरे पास कौन कौन सा? साइन, कोसाइन। फिर क्या पढ़ा हमने? ऑसिलेटरी मोशन। किसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन? टो एंड फ्रो मोशन। किसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन? टो एंड फ्रो मोशन। टो एंड फ्रो मोशन। कौन सा पढ़ना ऑसिलेटरी मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या कहानी होनी चाहिए? एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकली ये नहीं बोलेंगे। मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यू कैन से दैट, और यू कैन से दैट, और यू कैन से दैट, फोर्स के टर्म्स में इसको लेकर आता हूं मैं बात। रुक जरा सा, देखना जरा सा। ये एक्सप्रेशन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात? इसमें कोई दिक्कत वाली बात? दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई करो। कोई कष्ट? एफ इंटू एम इंटू ए, है ना? मुझे भी लगा कोई एफ इज इक्वल टू माइनस, कंपेयर करो दोनों को, के की वैल्यू किसके बाद आ रही है? के इज इक्वल टू, और यू कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। फिर आराम से प्यार से देखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्रैकेट में ले देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय एम। बर्दाश्त की गोली लो, बता रहा हूं। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। किसी की याद आती है इससे? मुझे याद, हाँ, स्प्रिंग, बिल्कुल ठीक याद आ रही है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो एक्स इज माई डिस्प्लेसमेंट एंड के इज माई स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये भी कंडीशन ऑफ एसएचएम है। एक्चुअल कंडीशन ये है, अगर फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो भी हम क्या कहेंगे कि मोशन कैसा है? एसएचएम में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बार फिर से, व्हाट इज एसएचएम? एक्सीलरेशन। व्हाट इज एसएचएम? सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहर में पानी भरा हुआ है, बह जाओ। व्हाट इज एसएचएम? एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। और फोर्स के टर्म्स में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसके पहले समझने से पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं एसएचएम को। और तो बेसिक हमें कंडीशन पता चल गई है। क्विक रिवीजन, पीरियोडिक मोशन क्लियर है, ऑसिलेटरी मोशन क्लियर है। एक बार एसएचएम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज एसएचएम? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकल रिलेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज इक्वल टू
एम ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। फॉर्मूला स्टेप्स पे होने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो, तभी मैं बार बार रिपीट कर। अब कुछ टर्म्स समझते हैं इसको समझने से पहले। जो पहला टर्म है दैट इज नोन एज माय मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज माय मीन पोजीशन। ये टर्म मैंने पहले भी यूज किया, कहां यूज किया था मैं याद दिला देता हूं। स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग वापस आने वाला आपकी जिंदगी में फिर से, स्प्रिंग की बेसिक बात एक बार रिवाइज कर लेना। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमने ये बात की, कहां बात की थी बोलो? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो मैं यहां खड़ा हूं और यहां के साथ मेरे साथ आप एक स्प्रिंग अटैच कर दो। स्प्रिंग इज नाइदर इलोंगेटेड नॉर कंप्रेस्ड, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। तो मैं यहां पर अभी मेरे पे नेट फोर्स कितनी लग रही है प्यारे बच्चों? 0। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, और कोई फोर्स नहीं लगी। मेरे पे नेट फोर्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। नाउ दिस पोजीशन इज नोन एज माय मीन पोजीशन, दिस पोजीशन इज नोन एज माय मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन का मतलब होगा जहां पार्टिकल पे फोर्स नेट किसके बराबर हो? 0। तो मैं फोर्स नेट 0 से फिर किसी की याद आती है? किसकी? फोर्स नेट 0 से किसी की याद आती है? इक्विलिब्रियम। अगर फोर्स नेट 0 है इसका मतलब पार्टिकल किसमें है? इक्विलिब्रियम। किसमें पार्टिकल बोलो? इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इट इज नॉट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था? चाय ठंडी हो गई अब और ठंडी नहीं हो सकती। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब पार्टिकल या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन, पार्टिकल एक्सेलरेशन में नहीं। तो मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन है? जहां पार्टिकल पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, 0 है, और पार्टिकल नेट फोर्स 0 है, तो पार्टिकल किसमें है? इक्विलिब्रियम में। एक और छोटी सी बात बोलता हूं, आप भूल गए होगे, जल्दी से याद दिला देता हूं। दिवजोत याद आ रही है क्या? पढ़ो फिर। इक्विलिब्रियम मैंने 3 तरीके का पढ़ाया था। कौन कौन सा? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। भूल गए होगे, वर्क के एंड में मैंने पढ़ाया था, एक्स्ट्रा क्लास से पढ़ाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात। तो एक बार मैं यहां पे और क्लियर कर देता हूं कि ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अपने नोट्स निकाल के देखना, जिनके नोट्स में नहीं होगा सबका नोट्स इनकम्प्लीट है। ठीक है? कैसा इक्विलिब्रियम होगा बोलो? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया मेरे पास कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। सेकेंड पॉइंट होगा इसके पास एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा बोलो? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। और इसी जगह का हमने एक नया नाम दे दिया, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट। पर कैसा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है? मैक्सिमम डिस्प्लेस। समझ में आ रही है? जैसे रामपाल ससुराल गया तो दामाद बन गए। दामाद कौन बना? रामपाल। कहां? कोई डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कब बन जाएगा? जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होगा और पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो। जब वो कहां पर होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, और पार्टिकल क्या कर रहा होगा? एसएचएम। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट? मैक्स डिस्प्लेसमेंट। मैक्स डिस्प्लेसमेंट। हरी बात समझ? ये हो गया। और एक टर्म समझो, थर्ड, टाइम पीरियड। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सुनते चलना बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों मेरे पास? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड 2 तरीके का होता है। कैसा कैसा? एक होगा कैपिटल टी। कैसा टी बोलो बच्चों? कैपिटल टी। इसको कहते हैं टोटल टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड? टोटल टाइम पीरियड। मतलब पार्टिकल एक जगह से मोशन शुरू किया, वापस वहां तक आने में जो टोटल टाइम लगा उसको हम क्या कहेंगे? टोटल टाइम पीरियड। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
ये कर्व देख रहे हो बच्चों, यहां ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ दिस इज नोन एज कैपिटल टी, पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पर पहुंच गया जहां से शुरू किया। अगेन दिस इज माय कैपिटल टी, लेकिन किसी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल की पोजीशन है, दिस इज नोन एज माय स्मॉल, इसको हम कहेंगे टाइम, नॉट टाइम पीरियड। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, टाइम पीरियड को टाइम पढ़ लेता है, टाइम को टाइम पीरियड पढ़ लेता है। टाइम पीरियड का मतलब पूरा टाइम, जैसे आज सुबह से कल सुबह तक का टाइम होगा टाइम पीरियड, लेकिन तुम 5 बजे क्या कर रहे थे, 5:30 बजे क्या कर रहे थे, इट इज अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे पार्टिकल इस समय कहा था, दिस इज स्मॉल टी, दिस इज स्मॉल टी इज ओनली टाइम, डोंट कंफ्यूज इन सबके बीच में। एक बात है, क्या क्या टर्म हमने समझ लिया बच्चों? मीन पोजीशन, व्हाट इज मीन पोजीशन? फोर्स नेट जीरो, पार्टिकल किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। कैसी इक्विलिब्रियम में? स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज एक्सट्रीम पोजीशन? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और इसका नाम दिया हमने इसका एम्पलीट्यूड। फिर हमने समझा टाइम पीरियड, this is total time taken by a particle to complete one cycle. So this is total time period taken by a particle to complete one cycle, and this time is time at a particular displacement, or instant। ठीक बात, बोलो यार, हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब एक टर्म और आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 1 अपॉन टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड? टाइम छोटा वाला टाइम कि बड़ा वाला टाइम? बड़ा वाला टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बोलो? 1 अपॉन टाइम। एक और टर्म आता है मेरे पास, क्या बोलो बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म क्या आता है बोलो बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो? 2 पाई। ये टर्म्स याद रहने चाहिए। क्विकली देख लेते हैं कौन कौन सा टर्म था। पहला टर्म मीन पोजीशन। क्या मीन? बोलो जल्दी बोलो तभी आगे बढ़ूंगा। मीन पोजीशन, नेट फोर्स, पार्टिकल, कैसा इक्विलिब्रियम। दूसरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम पीरियड, टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन स्मॉल टी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिपीटेशन इन ए गिवन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का और लिटरल मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटेशन इन गिवन टाइम पीरियड। एंगल में रिप्रेजेंट करें इसको क्या कहते हैं बोलो बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई न्यू, और न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। टर्म्स क्लियर हो गया सर? चकाचक हो गया काम? चलो, एसएचएम होता क्या है हमने समझ लिया। एसएचएम के लिए क्या क्या टर्म्स रिस्पॉन्सिबल है वो समझ। तो ऑसिलेशन अब कितने टाइप का होता है इसकी बात कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, पहला होता है फ्री ऑसिलेशन, दूसरा होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, बात मत करो, और तीसरा होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और पोस्ट ऑसिलेशन। इनके बारे में डिटेल आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट टर्म्स के नाम आपको पता होना। व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन? आप एक पेंडुलम लो, पेंडुलम समझते हो ना, स्ट्रिंग से बॉब लगा दो, मास अटैच कर दो, खींच के छोड़ दो, मजे से घूम रहा है, दिस इज नोन एज माय फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में हम ऐसा मानते हैं कि कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगी, मतलब कोई एयर फ्रिक्शन नहीं। एक इस रूम में वैक्यूम कर दो, वैक्यूम करके एक मास अटैच कर दो, मान लो एक रस्सी से मैंने रामपाल को बांध के लटका दिया, खींच के छोड़ दिया, रामपाल क्या करता रहेगा? झूलता रहेगा और ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो रामपाल कैसे मोशन में है? फ्री ऑसिलेशन।
फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस रूम में अगर रामपाल को रस्सी से लटका के छोड़ दूं तो रामपाल का मोशन कैसा, मान लो यहां तक बढ़ के मैंने किया, थोड़ी देर बाद रामपाल फिर धीरे, दिस इज damped oscillation. There is some opposing force, there is some air friction, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम होता जा रहा है। तो यहां पर आप क्या कहोगे इसको, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या कहोगे इसको, बोलो बच्चों, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन में कैसा होगा, बोलो, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, वेरिएबल बढ़ने वाला नहीं है। वेरिएबल का मतलब तो यह भी होता है कि एम्पलीट्यूड, क्या कहेंगे इसको, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अब मैं क्या करूं, रामपाल के साथ एक मोटर लगा दूं कि जैसे एयर फ्रिक्शन की वजह से रामपाल की स्पीड कम हो रही थी, रामपाल मोटर चला के फिर, तो एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा, लेकिन ये खुद से नहीं हो रहा है, हमें किसी एक्सटर्नल की हेल्प पड़ रही है। या यहां पर मान लो कोई खड़ा है, रामपाल आया फिर उससे उसको धक्का मार, है ना, जैसे बच्चों को खिलाते होते हैं इस पर कि आया बच्चा फिर धक्का मार, तो उससे क्या होगा, कभी भी उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सम एक्सटर्नल एजेंट, तो इसलिए क्या कहते हैं उसको हम, पोस्ट ऑसिलेशन, है ना। सो ऑसिलेशन विथ हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट, oscillation of constant amplitude, oscillation of constant amplitude with help of some external force, with help of some external force। आगे बात समझ इतनी, ठीक बात है। आज लेकिन हमें ऑसिलेशन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, मार गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। सबसे पहले अब यहां से चैप्टर थोड़ा मैथमेटिकल होना शुरू होता है, तो पहला हम पॉइंट लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कहां से आया, मैं डिराइव लेटर स्टेज पे करूंगा, पहले ये स्टेटमेंट सीधे यूज करते हैं। तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। व्हाट इज जनरल इक्वेशन, कि किसी भी एसएचएम को इसके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस इक्वेशन। जैसे व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सबको पता है जनरल इक्वेशन। तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई, और y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई। पहले ये बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए इक्वेशन, क्या बोलो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई, या y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई। दो बातें समझ में आ गई हमें कि क्यों साइन और कॉस यूज कर रहे हैं, बिकॉज साइन और कॉस वो अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम क्या देखते हैं, बोलो बच्चों, पीरियोडिसिटी। तो हम टेन और कॉस, टेन या कॉट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एसएचएम भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक मोशन है, और साइन और कॉस ही हमें पीरियोडिसिटी देता है, पीरियोडिक फंक्शन। बोलो ये सर। तो अब उसके आगे की बात करते हैं कि यहाँ पे ये टर्म्स हैं क्या सर, व्हाट इज y, व्हाट इज a। एक को y लिखा है, दूसरे को x लिख देता हूं, जरूरी कोई नहीं है, बट मैं चेंज कर दे रहा हूं बस, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। एक एक करके पहले टर्म समझो, एक एक करके वापस टर्म समझो। टर्म्स के हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। y या x क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। y और x क्या देता है, बोलो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। आप ये हमेशा याद रखना कि यू विल ऑलवेज कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। यू विल ऑलवेज कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे आप किसी भी जगह की डिस्टेंस कहां से ढूंढते हो, अपने घर से। जैसे मैंने बोलूं, अरे यार कितनी बढ़िया जलेबी मिल रही थी, मुझे कहां सर, मैंने वो करनाल। कल जाओगे सुबह खाने, नहीं जा सकते, तो इतने बड़े अगर भूखे नहीं हो तो नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर से वो बहुत दूर है। लेकिन बोलोगे बहुत जलेबी नहीं, तो कहां मिल रही थी, की होटल के सामने, पहुंच जाओगे।
बिकॉज तुम्हारे मीन पोजीशन थे, तुम्हारा मीन पोजीशन कौन है, तुम्हारा घर, वहां से वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो यू विल ऑलवेज कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओमेगा देख लो, एम्पलीट्यूड. चलो पहले एम्पलीट्यूड ले लेते, सॉरी ए एम्पलीट्यूड. क्या होता है एम्पलीट्यूड? भाई मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें चैप्टर साथ साथ में याद हो जाए, बट याद तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता. मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें साथ साथ में याद हो जाए, है ना. तुम ऐसे ही बैठे रहोगे फिर कद्दू की तरह, तो नुकसान तुम्हारा ही होगा. पेपर आ रहे हैं जल्दी, तो साथ साथ में सीख लो चैप्टर. मैंने जैसे बोला, मैंने ये नहीं बोला टफ है, मैंने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. टफ वर्ड मैंने यूज करने से मैं बचाऊं, तो टफ है नहीं इतना, तो समझना पड़ेगा आपको साथ साथ. ये नहीं कि इसको भी आप बैकलॉग बना दो, क्यों कि क्लास में तो सर याद आ रही, तो फिर काम खराब हो जाएगा. तो साथ साथ में रिपीट करके चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग करते चलो. आखिरी चैप्टर है, वेटेज अच्छी है, 10 नंबर का आता है फाइनल एग्जाम में अकेला चैप्टर. और हर साल बच्चे क्या करते हैं, आखिरी चैप्टर को सारा सिलेबस कर लूं वही बहुत है, अब इसको क्या करना है. हमारी अपनी थ्योरीज नहीं खत्म होती, समझे नहीं मेरी बात. तो ध्यान दो फिर, ये क्या है, एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन. व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज टी? टाइम, नॉट टाइम पीरियड. हाँ, आखिरी टर्म मैंने आपको समझाया नहीं था, विच इज फाई, एंड फाई इज नोन एज माय फेज. तो फेज में आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद, क्या होता है फेज, इसकी क्या जरूरत है, ये मैं थोड़ी देर के बाद आपसे डिस्कस करूंगा. पहले आपको ये एक्सप्रेशन पूरा याद होना चाहिए. तो व्हाट इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसएचएम? y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी. अभी ये भी आपको सिखाने वाला हूं कि कब साइन का फंक्शन यूज करना है और कब कॉस का फंक्शन यूज करना है. ये दोनों बातें मैं आपको सिखाऊंगा. पहले हमें एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. तो व्हाट इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एसएचएम? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. नेक्स्ट, इस जनरल एक्सप्रेशन को एक और टर्म में लिखा जा सकता है, आओ उसको भी लिख के दे. मैं दो तरीके से उसको लिख देता. पहला, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. बोलो ये सर, अरे आवा करो, बीच में ऐसे ही बैठे हो बस. अच्छा, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बच्चों? dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. बुरा तो नहीं मानो. और v इज इक्वल टू dx बाय, पुट कर दो, क्या बनेगा बोलो? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. अंकल ध्यान दो इधर, ठीक है, एक तरफ ले आओ. हाजी नहीं, फिर दोनों एक जैसा लगेगा. तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. इसको क्या कहते हैं बोलो बच्चों? डिफरेंशियल. ये चैप्टर टफ नहीं है, बस देखने में कहीं कहीं पर अजीब सा है, तो आपको टर्म्स हमेशा याद रखने पड़ेंगे, साथ साथ में रिवीजन करनी पड़ेगी. इसलिए मैं लिखा नहीं रहा, घर जाके सुनोगे और फिर लिखो. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. इसको एक और तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूं. व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई. चकाचक है, निकालो वेलोसिटी. v इज इक्वल टू dy बाय dt. डिफरेंशिएशन देखो आराम से कर रहा हूं, बिल्कुल तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मेडिकल वाले बच्चों एक ट्रिक सिखा देता हूं, आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीख जाओ, पर यहां जरूरत पड़ेगी. क्या करोगे बोलो? a बाहर आएगा, कॉन्सेप्ट पूरा करो. किसकी डिफरेंशिएशन करोगे बोलो? साइन की. साइन की डिफरेंशिएशन कॉस.
तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख लो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो कुछ भी, कोई सब भूल जाओ। एंगल में क्या लिखा बोलो, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको फिर टी के साथ डिफरेंशिएट कर दो, तो ओमेगा टी में ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी वन, और फाइव क्या है कांस्टेंट, उसकी डिफरेंशिएशन जीरो। कुछ बच्चों को यह भी मुश्किल लगा होगा, तो बिल्कुल ही समझ लो, हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी, कहां थीटा है, देख के थीटा बोल, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम, टी के रेस्पेक्ट में। टी के साथ एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाइड है, जो भी हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके साथ जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है उसको डिफरेंशिएशन में बाहर लाके लिख दो, बात कर। आई बात समझ, एक बार फिर से, पहला क्या है, ए कांस्टेंट बाहर, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल एज इट इज लिख दो, बोलो ये सर। बिल्कुल ही दिमाग में अगर याद करने वाला काम है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, जो मल्टीप्लाइड है वो बाहर आके लिख दो, बात खत्म। दिमाग थोड़ा और सोचना चाहता है तो बोलो इस फंक्शन को टी के रेस्पेक्ट में दोबारा क्या कर दो, डिफरेंशिएट, ओमेगा बाहर आएगा, dt बाई डी टी वन प्लस फाइव कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, तो वो बाहर आके मल्टीप्लाई कर, ठीक बात, बोलो बोलो, बोला किसी ने, रिक्वेस्ट पर करा लो, अच्छा बचपन, पंडित जी ने, फायदा फिर भी नहीं। वेलोसिटी हो गया, बोलो यस और नो। इसके बाद अब क्या होगा बोलो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो बच्चों, डीवी बाई डी टी, फिर से क्या करना पड़ेगा बोलो, डिफरेंशिएट। तो ए और ओमेगा भाई साहब ऑलरेडी कांस्टेंट है, बोलो यस और नो। कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस यहां लगा देता हूं, थोड़ी जगह छोड़ देता हूं और क्या लिखूंगा बोलो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी, एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई है, ओमेगा, वो ओमेगा बाहर आके क्या बन गया, ए इज इक्वल टू बोलो बच्चों माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ ना बोलो यार। और y इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, आ गया। अब इसके बाद फिर तुम ये लिख दो तो वापस हो, ये तुमको पता क्यों होना चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूलाज में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं डिटेल में यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गया, तो मैं यहां से एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा बोलो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज उसी एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन निकाला है, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ एसएचएम, और इसको हम क्या कहेंगे बोलो, डिफरेंशियल फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो अगर कोई इक्वेशन उसके साथ टैली कर रहा होगा तो भी वो एसएचएम है, कोई इसके साथ टैली कर रहा होगा तो भी वो एसएचएम। एसएचएम क्या है, वेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कंडीशन इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू शून्य। चकाचक है काम, आखिरी पार्ट समझते हैं बस। सर्कुलर मोशन समझते हो, सुनना बहुत बात ध्यान से, अगर ये वाली बात समझ गए ना तो आज की सारी क्लास जो है वो तुमको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। एक और वर्ड समझते हो बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, मैं समझा देता हूं दोबारा। हाँ, वेक्टर में कराया था, बिल्कुल सही, आराम से सुनना, इस कंसेप्ट को डिटेल में समझना, मजा बहुत आएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई। अगर तुमको मेरी प्रोजेक्शन लेनी है एक्स एक्सिस पर, प्रोजेक्शन का मतलब होता है मेरी इमेज, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा, इमेज। और अगर इमेज बनानी तो क्या जलानी पड़ेगी, लाइट, अंधेरे में तो इमेज बनेगी।
तो तुम्हें मान लो किसी की भी इमेज बनानी है, तो अगर तुमको मेरा प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर चाहिए तो मेरे ऊपर लाइट जला दो वाई एक्सिस पर, तभी इमेज एक्स एक्सिस पर बनेगी। समझे नहीं मेरी बात? कभी अंधेरा में ऐसा हुआ है कि मुंह देखने का मन किया हो तो आईना पे टॉर्च जलाओगे तो खुद नहीं दिखोगे, कहाँ लाइट जानी पड़ती? मुंह पे। तुम आईना में दिखोगे, आज करके देख, घर की सारी लाइट बंद करे ना, क्या क्या कहते हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाना, लाइट जला देना, किस पर? मिरर पर, अंधेरा ही दिखेगा। कहाँ जाना पड़ेगा लाइट? या गंदी ही हो, इधर जलाओगे तो दिखे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरा प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर चाहिए तो लाइट कहां जलाना पड़ेगा? कहां जलाना पड़ेगा? और मेरी प्रोजेक्शन अगर चाहिए वाई एक्सिस पर तो लाइट कहां जलानी पड़ेगी? ये बात समझ में आती है? एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक पार्टिकल किसमें बोलो बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम उसके प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब उसकी इमेज को समझने की कोशिश करते हैं कि उसके इमेज का मोशन कैसा हो। एक बार फिर से, एक पार्टिकल किसमें है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही स्पीड से गोल 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 घूम रहा है। उसके ऊपर मैं क्या जलाऊंगा? लाइट। और लाइट जला के उसकी इमेज के मोशन को समझना चाहता। आओ समझते हैं। तो ये एक पार्टिकल है, मैं पहले ही सर्कल बना ले रहा हूं ताकि मुझे बनाने में बाद में या समझने में दिक्कत ना हो। और मैं इस पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी पहले ही बना दूं। तो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ठीक है। मैंने एक लाइट यहां लगा दी, दिस इज द लाइट। कभी पेपर में गलती से लाइट लिखकर मत आ जाना, ये समझने के लिए, ठीक है। पता प्रोजेक्शन पूछा, सर लाइट लगा दी, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इससे समझना आसान हो जाता है प्रोजेक्शन। कि मैंने पूछा एक्सप्लेन द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के ऊपर लाइट लगा दी, लाइट लगा के देख, सब मत कर देना, समझे मेरी बात? एक लाइट मैंने कहा लगा दी और साथ में थल्ले, दोनों तरफ क्या लगा दी? लाइट। देखना बड़े ध्यान से बच्चों, मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूं इसको। एक पार्टिकल यहां से अपने मोशन को शुरू कर रहा है, एक बात हो सकता है वो यहां से भी शुरू कर सकता था, यहां से भी शुरू कर रहा है, मान ऊपर से लाइट कर पड़ रही होगी तो इसकी इमेज यहां पर आके बनेगी। बोलो ये, प्लीज कंफर्म योरसेल्फ। पक्की बात है कि नहीं? अगर ये पूरा पार्टिकल ऐसे सीधा है, इसके ऊपर लाइट चलाओगे, इसकी इमेज कितनी होगी? जीरो। ऐसा होगा तो जितनी ये जगह बनेगी उतनी उसकी क्या होगी? बोलो, इमेज। अब ये पार्टिकल मूव करता जा रहा है, यहां से मूव कर, तो पार्टिकल का मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। तो मान लेते हैं कि वो ओमेगा की स्पीड से मूव कर रहा है। किसे मूव कर रहा है? बोलो, ओमेगा की स्पीड से मूव। फिर थोड़ी दूर के बाद पार्टिकल मान लो यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंचा तो उसकी इमेज यहां पहुंच गई। बोलो यस और नो? इमेज इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, प्लीज कंफर्म यस। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल भाई साहब यहां पहुंच गए तो उसकी इमेज यहां पहुंच गई, प्लीज कंफर्म यस और। फिर थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया तो उसकी इमेज यहां पहुंच गई, प्लीज कंफर्म यस और नो। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया तो उसकी इमेज यहां पहुंच गई, प्लीज कंफर्म यस और नो। हाँ ना, बोलो। फिर पार्टिकल ओमेगा से ही घूम रहा है, फिर पार्टिकल आगे बढ़ा, पार्टिकल यहां पहुंच गया, उसकी इमेज यहां पहुंच गई। पार्टिकल यहां पहुंचा था तो उसकी इमेज यहां पहुंची थी। हाँ ना बोलते चलो यार। पार्टिकल यहां पहुंच गया तो उसकी इमेज यहां पहुंच गई। पार्टिकल यहां पहुंच गया तो उसकी इमेज यहां पहुंच गई, प्लीज कंफर्म योरसेल्फ। तो जब इसने एक एक सेमी सर्कल पूरा किया तो पार्टिकल की इमेज का मोशन कैसा था? स्ट्रेट लाइन। सबको समझ में आई ये बात ना? पार्टिकल कैसे मूव कर रहा था? सर्कुलर पर। इमेज कैसे मूव कर रही थी? की बात है? किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो मेरे को यार, की बात है? पार्टिकल कैसे मूव कर रहा था? इमेज। लाइट अपने पास, लाइट की फैसिलिटी नीचे भी, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं ताकि इस मोशन को भी आप एनालाइज कर। ऑरेंज
हाँ, अब पार्टिकल भाई साहब बजट कम, यहां आ गया, तो इमेज कहां पहुंच गई? अब इमेज कहां जा रही है? पहले इमेज आ रही थी राइट टू लेफ्ट, अब जब पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है तो इमेज कहां जा रही है? इधर जा रही है, बोलो यस और नो। जोकोविक, आ रही बात समझ? पार्टिकल ने पूरा सर्कल किया और उसकी इमेज ने, यस और नो, नोट्स, पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां। अब सोच के देखो, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा तो इमेज कैसे घूम रही होगी? यस और नो, देखो चेक करो। पार्टिकल का मोशन कैसा है और इमेज का मोशन? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई साहब, टो एंड फ्रो है। एक बार में स्ट्रेट था, अब तो ये ऐसे ऐसे कर रहा है। दिस मोशन इज टो एंड फ्रो। कैसा मोशन है? टो एंड फ्रो। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ये अकेला ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये अकेला पीरियोडिक मोशन नहीं है, ये कैसा होगा? SHM। कैसा होगा? SHM। तो मैं क्या कह सकता हूं? प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, projection of uniform circular motion executes SHM। पहले ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो जो उसकी इमेज है वो क्या कर रही होगी? SHM एग्जीक्यूट कर रही है। तो मैं सीधे क्या लिख सकता हूं, बोलो? प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट्स SHM। प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट्स SHM। और अब यहां से जरा समझना, अब मैं एंड में बात करूंगा तो देखना जरा सा यहां पर एक और बात। लास्ट पॉइंट देखो बच्चों ध्यान से, कोई बात नहीं, गोला अच्छा बना है। फाई की बात समझो, एक टर्म रह गया जिसकी हमने बात नहीं की थी। जपेश, तू सूद के साथ नहीं बैठेगा करते, ठीक है? हम एक टर्म की बात हमारी करनी रह गई थी, किसके बारे में बोलो बच्चों? फेज, फाई। बहुत ध्यान से बच्चों सुनना। अब SHM को मुझे कभी भी समझाना हो और अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प लूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इमेज किसमें होती है? SHM। अगर कभी भी कोई पार्टिकल, अगर कभी भी कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 में बिल्कुल यहां से शुरू करती है, दिस इज द पार्टिकल एंड दिस इज t इज इक्वल टू 0, तो हम ये समझेंगे बिल्कुल x एक्सिस से शुरू कर रही है तो हम मानेंगे कि उसका फेज कितना है, बोलो बच्चों? 0। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल बिल्कुल x एक्सिस पर लाया कर रहा था, मतलब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे था, तो पार्टिकल का हम इनिशियल फेज कितना मानेंगे, बोलो बच्चों? 0। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी मोशन में पार्टिकल शुरू ही यहां से कर रहा हो, किसी मोशन में पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर एट एन एंगल फाई से शुरू कर रहा, तो जिस एंगल से शुरू कर रहा है इस फाई को हम क्या कहेंगे? पार्टिकल का इनिशियल फेज। कई जगह पर इसको फाई नॉट से भी डिनोटेड किया हुआ है। फिर से बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? अगर पार्टिकल बिल्कुल x इज इक्वल टू x एक्सिस पे t इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा था तो पार्टिकल का हम फेज कितना कंसीडर करेंगे, बोलो बच्चों? 0। लेकिन अगर पार्टिकल t इज इक्वल टू समथिंग पे एक फेज से, एक सर्टन फाई एंगल से शुरू कर रहा था तो हम कहेंगे उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल फेज है।
तो इस केस में जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बस बात खत्म, क्योंकि यहां पर इनिशियल फेज किसके बराबर है, 0। लेकिन इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी बोलो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, क्योंकि इनिशियल फेज पार्टिकल का 0 नहीं। क्लियर बात। लास्ट, अरे यही लास्ट है। अगर किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेट दिस एंगल इज पाई नॉट, टी इज इक्वल टू 0 पे, और पार्टिकल यहां से मूव करके टी इज इक्वल टू टी पे यहां कहीं चला गया, और इसने एक एंगल कवर किया एंड दैट एंगल इज थीटा। कितना एंगल कवर किया बोलो बच्चों, थीटा, और किस स्पीड से मूव कर रहा था बोलो, ओमेगा। तो मैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकता हूं, कैसे, एस इज इक्वल टू यू टी, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, तो एक्सेलेरेशन तो होगा नहीं, तो एस के जगह थीटा, यू के जगह ओमेगा, और टी के जगह टी। और मान लो कि इस सर्कल का जो रेडियस है, दैट रेड, तो यहां भी ए के बराबर ही होगा, बोलो बच्चों यस और नो, क्या होगा, ए के बराबर ही होगा। जरा इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करो, तो ये टोटल एंगल मेरे पास किसके बराबर हो गया बोलो बच्चों, थीटा प्लस फाई नॉट। अब यहां पर पार्टिकल पहुंच चुका है, इसके जरा कंपोनेंट्स ब्रेक करो तो बच्चों, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके बराबर होगा बोलो, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस फाई नॉट, बोलो यस और नो। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब सबको पता है y इज इक्वल टू थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना होता है बोलो, cos, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है बोलो, sin। तो यहां पे इसका कंपोनेंट देखो, इसका कंपोनेंट यहां निकालो, ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा बोलो, y इज इक्वल टू ए साइन, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर है बोलो, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। इसको y को दोबारा मैं क्या लिख सकता हूं बोलो बच्चों, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। देखो हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम को भी क्या कर दिया बोलो बच्चों, डिराइव कर। 2 मिनट और 2 मिनट, बस 2 मिनट लूंगा मैं, यही टॉपिक इसको ही फिनिश कर रहा हूं मैं, अभी आता हूं उसके ऊपर। एक आखिरी सवाल मन में रह गया है कि सर अगर एक ही चीज के दो इक्वेशन, जी फोन छोड़ दीजिए, अगर किसी एक ही चीज के दो इक्वेशन है तो हमने कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कैसे पता चलेगा साइन का इक्वेशन यूज करना है या कैसे पता चलेगा कॉस का इक्वेशन यूज करना है। अगर कोई भी पार्टिकल अपने मोशन को मीन पोजीशन से शुरू करे, कहां से शुरू करे, मीन पोजीशन, तो उसकी इक्वेशन हमेशा आप साइन के टर्म, क्यों, साइन 0 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। तो कब लिखोगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इफ SHM has started from mean position, if SHM has started from mean position, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है बोलो, 0 के बराबर। तो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी कब लिखोगे बोलो बच्चों, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करेगा तो आप कौन सी इक्वेशन लिखोगे बोलो, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा सर,
एक बार क्विकली इसको ऑर्डर कर लो, ताकि आज जब आप नोट्स इसके बना के लेकर आओगे, मैंने जानबूझ के आपको लिखने का टाइम नहीं दिया है, पहली बार में दिमाग में याद करने की कोशिश करो, दोबारा सुन के लिखो, आपका चैप्टर अपने आप स्ट्रांग होगा। मैं कल के सबके नोट्स चेक करूंगा, पहले क्विकली एक बार ऑर्डर देखते। सबसे पहला टर्म क्या पढ़ा हमने? क्विक बोलोगे जाना है तो। सबसे पहला नहीं, ऑसिलेटरी मोशन नहीं, पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले क्या पढ़ा? पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स, जल्दी बोलो जाना है तो, नहीं तो मैं तो धीरे धीरे आधा घंटा खींच दूंगा। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या पढ़ा बोलो? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिसिटी, वो टाइम इंटरवल जिसके बाद वो खुद को रिपीट करता है। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा? ऑसिलेशन, टो एंड फ्रो मोशन। जितना ऑसिलेटरी मोशन है सब पीरियोडिक है, लेकिन सब पीरियोडिक मोशन है ऑसिलेटरी नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा? एसएचएम, बोलो एसएचएम। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनी? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर फोर्स के टर्म में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। चकाचक, ठीक है। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। कब लिखेंगे साइन की इक्वेशन? जब पार्टिकल का मोशन t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन से शुरू हो। कब लिखेंगे कॉस की इक्वेशन? जब पार्टिकल का मोशन t इज इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो। ठीक बात है। कब फाई होगा, कब फाई नहीं होगा? अगर पार्टिकल के t इज इक्वल टू 0 पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फाई नॉट की वैल्यू 0, लेकिन अगर पार्टिकल की t इज इक्वल टू 0 पे सर्टेन डिस्प्लेसमेंट है तो फिर हम वहां पर फाई लिखेंगे। फिर फाई इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल के कोई डिस्प्लेसमेंट है तो। ठीक बात है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी? y इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। कैसे मिला? डिफरेंशिएट करके। एक बार फिर से, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी? y इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर y, माइनस ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका प्रोजेक्शन एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। एक बार फिर से, इफ अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल एग्जिबिट्स एसएच। थैंक यू सो मच।